गुड मॉर्निंग भाई लोग। देखिए आज की क्लास में हम सब पढ़ने वाले हैं बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। मतलब बंगाल जो है उस पर अंग्रेजों ने कैसे आगे राज करना शुरू कर दिया। अभी जब भी अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा आधिपत्य अगर शुरुआत होती है वायसराय बनना, जैसे कि पूरे भारत पे फैलाव, तो वहाँ होती है बंगालों से। इसीलिए सबसे पहले हम सब यही पढ़े हैं। क्या इससे पहले हम सब पढ़े थे क्या कि फैक्ट्री की स्थापना, विदेशी लोगों का आगमन, विदेशी कंपनियां का आगमन भारत में, किस प्रकार विदेशी कंपनियां का आगमन भारत में हुआ। अभी उसी में हम आपको बताए थे अंग्रेजी, ईस्ट, फ्रांसीसी, डेच, डेनिश, बहुत सारी कंपनियां, 5-6 कंपनियां का नाम बताए थे। अभी उसी में बंगाल पर अंग्रेजों, ये जो अंग्रेजी कंपनियां आती है, अंग्रेजी कंपनी आती है 1600 ईस्वी में जो आती है, वो उसके बाद फिर वो बंगाल पर किस प्रकार का अपना आधिपत्य, मतलब किस प्रकार अपना सरकार या किस प्रकार सत्ता अपना जमाता है अंग्रेज बंगाल पे। देखिए हम उस वाले वीडियो में जब आपके अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आगमन बताए थे, उसी में बताए थे आपको क्या कि बंगाल में सबसे पहले अंग्रेज, मतलब बंगाल में सबसे पहले अंग्रेज 1651 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री की स्थापना करती है। कब करती है? 1651 ईस्वी में बंगाल में प्रथम फैक्ट्री, मतलब ये कहां पे? 1651 में बंगाल में प्रथम फैक्ट्री। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि अंग्रेजों द्वारा बंगाल में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कब की गई? अंग्रेजों द्वारा बंगाल में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कब की गई? तो 1651 ईस्वी में। देखिए इसमें अनुमति एक लेते हैं, ये जो बंगाल में फैक्ट्री की स्थापना करती है तो एक व्यक्ति के अनुमति से करते हैं, जिसका नाम है क्या? शाह सूजा। शाह सूजा की अनुमति से। मतलब क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि बंगाल में जो अंग्रेजों ने फैक्ट्री की स्थापना की, बंगाल में जो अंग्रेजों ने फैक्ट्री की स्थापना की वो किसकी अनुमति से की? शाह सूजा की अनुमति से की। किसकी अनुमति से? शाह सूजा की अनुमति से 1651 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की। देखिए होता है क्या, ये अनुमति कैसे देते हैं? शाह सूजा अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने या फैक्ट्री की स्थापना करने की अनुमति कैसे देते हैं, जो कि इसका अनुमति का कारण पढ़ेंगे। क्या अनुमति का कारण क्या है जो अंग्रेजों को शाह सूजा ने बंगाल में फैक्ट्री स्थापना करने की अनुमति दी? देखिए ये शाह सूजा के एक राजवंश, मतलब ये शाह सूजा के राजवंश की एक महिला, मतलब जो शाह सूजा की राजवंश की एक महिला रहती है, वो महिला का चिकित्सा करता है कौन? मतलब ये जो महिला का चिकित्सा करता है कौन? डॉक्टर बैटन द्वारा। मतलब देखिए जो कि शाह सूजा राजवंश की एक महिला की चिकित्सा करता है डॉक्टर बैटन द्वारा, और ये डॉक्टर बैटन है जो कौन है? एक अंग्रेज रहता है। कौन? डॉक्टर बैटन एक अंग्रेज रहता है। और इसी चिकित्सा के कारण, मतलब ये जो चिकित्सा करता है इसी के कारण बंगाल, इसी चिकित्सा के कारण बंगाल कौमा बिहार कौमा उड़ीसा के जो प्रांत है उस पर व्यापार करने के लिए, मतलब ये 3 प्रांत बंगाल, बिहार और उड़ीसा के तीनों प्रांत पर कितना? 3000 रुपया, 3000 रुपया की वार्षिक दर, मतलब अंग्रेजों 3000 रुपया शाह सूजा को वार्षिक दर के रूप में देगा और बंगाल और बिहार और उड़ीसा पर क्या करेगा? व्यापार करने की अनुमति दे देते हैं मात्र 3000 रुपये की वार्षिक दर से। कौन? शाह सूजा। तो देखिए अब हम सब पहले 1651 ईस्वी में, चलिए जो अंग्रेज है वो बंगाल में क्या करेंगे? व्यापार करेंगे, अपना वार्षिक 3000 रुपये का देंगे और उसके बाद वहां लगातार व्यापार करते रहेंगे। तो व्यापार, चलिए अंग्रेज तो वहां व्यापार अभी 1651 ईस्वी में कर रहे हैं। अभी अगला पॉइंट हम सब पढ़ने वाले हैं कि बंगाल में उन्होंने किस प्रकार अपनी सत्ता जताई, इस बारे में हमें पढ़ना है। तो इससे पहले आप ये देख लीजिए कि बंगाल के नवाब, मतलब बंगाल के नवाब कौन थे और किस प्रकार ने अंग्रेजों ने अपने बंगाल में अपनी सत्ता जताई, या किस प्रकार बंगाल में वो शासन किए। शुरुआत तो बंगाल से ही होता है जी शासन करने का दौरा। तो हम सब देखते हैं बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब
बंगाल का नवाब। तो देखिए ये बंगाल का सबसे पहला नवाब, बंगाल का सबसे पहला नवाब बनाया जाता है मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां को। मतलब बंगाल, क्वेश्चन आपसे ये देख लीजिए, बंगाल का पहला नवाब कौन? मुर्शिद कुली खां। बंगाल का पहला नवाब मुर्शिद कुली खां। बोला जाता है कि जिस प्रकार, मतलब ये जो बंगाल है ना, जिस प्रकार मुगल साम्राज्य, मतलब जो दिल्ली के मुगल साम्राज्य जिस प्रकार से आपका आने वाले प्रांत जो है मुगल साम्राज्य के अंतर्गत, मतलब आने वाले में सबसे संपूर्ण, मतलब सबसे सर्वाधिक संपन्न जो है वो कौन है? बंगाल ही है। मतलब मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों को बंगाल का सबसे संपन्न राज्य बोला जाता था। मतलब मुगल वंश के अंतर्गत में आने वाले राज्यों में सबसे संपन्न राज्य कौन बोला जाता था? बंगाल को बोला जाता था। इसी का नवाब बनाया गया सबसे पहले मुर्शिद कुली खां को। सबसे पहला नवाब कौन बना? मुर्शिद कुली खां, जो कि मुर्शिद कुली खां नवाब वहां का रहता है 1713 ईस्वी से 1727 ईस्वी तक। आपसे मुर्शिद कुली खां बंगाल का नवाब कब से कब तक? 1713 से 1727 ईस्वी तक मुर्शिद कुली खां। देखिए ये मुर्शिद कुली खां को बंगाल का नवाब कौन बनाता है? औरंगजेब। कौन बनाता है? औरंगजेब। मतलब मुर्शिद कुली खां को बंगाल का नवाब किसने बनाया? औरंगजेब ने बनाता है। जैसे इसे तो बंगाल, मुर्शिद कुली खां को बंगाल का नवाब औरंगजेब ने बना दिया, और ये मुर्शिद कुली खां मतलब बंगाल के भू राजस्व, मतलब कुछ जो वहां से जो नियमित रूप से उन्हें मुगल बादशाह मतलब औरंगजेब को राजस्व पहुंचाया करते थे। अभी बंगाल का नवाब तो बना दिया मुर्शिद कुली खां को, तो बनाया, इसके बदले में औरंगजेब को भी तो कुछ चाहिए, तो वहां राजस्व के रूप में औरंगजेब के पास, मुगल बादशाह के पास जो भी बंगाल के नवाब होते हैं वो राजस्व को क्या करते हैं? भेजते रहते हैं। देखते हैं 1917 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार बनता है। 1917 ईस्वी में क्या इसे ही मुर्शिद कुली खां को ही 1917 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार बना दिया जाता है। बंगाल का सूबेदार। क्वेश्चन देखिए यहाँ दो तरीके से, बंगाल का नवाब सबसे पहले कौन बना? मुर्शिद कुली खां 1913 से 27 ईस्वी में, लेकिन बंगाल का सूबेदार इसे कब घोषित कर दिया जाता है? 1917 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार घोषित कर दिया जाता है। 1917 नहीं जी, 1717। क्या 1717 ईस्वी में, क्योंकि हम सब 1700 ईस्वी में ही पढ़ रहे हैं। मतलब मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार कब घोषित कर दिया गया? 1717 ईस्वी में। देखिए यहाँ दो क्वेश्चन, जैसे बोला जाता है कि ये 1713 दिए ना, यहाँ नवाब बनाना, यहाँ पे क्या बना? नवाब बना। देखिए आप यहाँ समझ लीजिए एक बेसिकली पॉइंट, नवाब मतलब मुर्शिद कुली खां बंगाल का नवाब तो 1713 ईस्वी में, लेकिन ये अगर 1713 नहीं रहे तो 1700 भी रहेगा तो वहां चलेगा, क्योंकि नवाब इसे बनाया जाता है 1700 ईस्वी के आसपास ही। और इसे सूबेदार कब घोषित कर दिया जाता है? सूबेदार घोषित इसे 1717 ईस्वी में, किसे? मुर्शिद कुली खां को ही सूबेदार घोषित किया जाता है। देखिए यह अपनी राजधानी, जो मुर्शिद कुली खां है ये बंगाल की राजधानी कहाँ बनाता है? ढाका बनाता है। बंगाल की राजधानी ढाका को बनाता है मुर्शिद कौन? मुर्शिद कुली खां। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि बंगाल के नवाब जब मुर्शिद कुली खां रहे तो बंगाल की राजधानी कहाँ बनाए थे? ढाका इन्होंने बनाया। देखिए इसके बाद दूसरा नवाब आपका आता है, मुर्शिद कुली खां तो हो गए पहला नवाब, अभी दूसरा के बारे में हम सब देखेंगे। तो मुर्शिद कुली खां को बंगाल का नवाब किसने बनाया था? औरंगजेब। मुगल क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा, मुगल शासक के कौन से वंश ने बंगाल के नवाब बनाया था? तो कौन? औरंगजेब ने बनाया था। और क्वेश्चन यही, औरंगजेब ही है जो मुगल दरबार में 2 बार राज्य अभिषेक करने वाला शासक। कौन? औरंगजेब। मुगल दरबार में 2 बार राज्य अभिषेक करने वाला शासक कौन? तो औरंगजेब आता है। देखिए दूसरा इसका शासक बनाया जाता है शुजाउद्दीन को।
शुजाउद्दीन, जो कि वो रहे थे कब से कब तक, 1713 ईस्वी से कहाँ तक बताए थे, 1727 ईस्वी में। और ये बनता है 1727 से 39 ईस्वी में। कौन, शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन पहला कौन, क्या बताएं, पहला बताएं क्या, मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां। दूसरा शुजाउद्दीन, शुजाउद्दीन कब से कब तक, 27 से 39 ईस्वी तक। देखिए ये जो रहते हैं मुर्शिद कुली खां के दामाद रहते हैं, मुर्शिद कुली खां के कौन, दामाद रहते हैं। मतलब मुर्शिद कुली खां के दामाद कौन रहता है, शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन कौन रहते हैं, इसका दामाद रहते हैं। देखिए 1733 ईस्वी में, 1727 ईस्वी में तो ये नवाब बनाया जाता है, लेकिन 1733 ईस्वी में यह बिहार, जो बिहार है इसका कार्यभार इसके अधीन हो गए। मतलब बिहार का कार्यभार बंगाल के नवाब के अधीन कब हो गया, 1733 ईस्वी में। क्या क्वेश्चन है, बिहार है जो बंगाल के नवाब के अधीन कब हो गया, 1733 ईस्वी में। किसके, कौन नवाब किए थे, शुजाउद्दीन के शासन में। शुजाउद्दीन, देखिए ये शुजाउद्दीन है जो बिहार में अलीवर्दी खां का सूबेदार घोषित करता है। मतलब कौन, शुजाउद्दीन ने बिहार में किसे, अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार घोषित करता है। देखिए बंगाल का सूबेदार घोषित किसने किया, औरंगजेब ने। लेकिन अगर पूछेगा कि बिहार के सूबेदार अलीवर्दी खां को किसने बनाया, तो कौन, शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन कौन है, मुर्शिद कुली खां का दामाद है, जो कि 1733 ईस्वी में बंगाल है जो बिहार अपने अधीन में कर लेता है। कौन, शुजाउद्दीन। और बिहार का सूबेदार किसे घोषित किया, अलीवर्दी खां को। इसके बाद शुजाउद्दीन के बाद तीसरा शासक आता है बंगाल का, तीसरा नवाब जो आता है सरफराज खां। कौन, सरफराज खां। तीसरा देखते हैं, तीसरा कौन है, सरफराज खां, जो कि ये बनता है 1739 से 1740, मात्र एक साल। शासक किस प्रकार बनता आया, शुरू से देखते हैं, 1713 से 1727। कौन, अलीवर्दी, कुतुब अलीवर्दी। कौन बोले थे जी, मुर्शिद कुली खां। दूसरा शासक बनता है 1727 से 39, 1727 से 39। और तीसरा शासक बनता है 1739 से 40 तक के, जो कि तीसरा कौन, सरफराज खां। जो सरफराज खां रहता है, ये जो सरफराज खां है वो किसका बेटा रहता है, शुजाउद्दीन का पुत्र रहता है, शुजाउद्दीन का पुत्र रहता है। और शुजाउद्दीन किसका दामाद था, शुजाउद्दीन का पुत्र। कौन, सरफराज खां। देखिए यहाँ सीरियल से तीनों है जो मुर्शिद कुली खां। सबसे पहला मुर्शिद कुली खां, दूसरा कौन बना, शुजाउद्दीन, जो कि मुर्शिद कुली खां के दामाद। मुर्शिद कुली खां के दामाद कौन, शुजाउद्दीन। और शुजाउद्दीन का बेटा कौन, सरफराज खां। शुजाउद्दीन का बेटा सरफराज खां। देखिए ये तो बन जाते हैं, लेकिन 1740 ईस्वी में ही मात्र बोले हैं कितने साल आता हूँ, 39 से 40। पहले आप ईस्वी याद कर लीजिए, 13 से 27, 27 से 39, 39 से 40। तीनों शासक आपका नाम पहले ही हम बता चुके हैं कि कौन कौन जी। सबसे पहला मुर्शिद कुली खां, दूसरा शुजाउद्दीन और तीसरा सरफराज। मुर्शिद कुली खां, सरफराज, शुजाउद्दीन। मुर्शिद कुली खां, शुजाउद्दीन, सरफराज। मुर्शिद कुली खां, शुजाउद्दीन, सरफराज। तीनों ईस्वी 27, 13, 27, 27, 39, 39 से 40। तीनों शासक आप याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। देखिए सरफराज शुजाउद्दीन का पुत्र रहता। अभी इधर आते हैं 1740 ईस्वी। 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध। कौन, गिरिया का युद्ध होता है। गिरिया का युद्ध कब, 1740 ईस्वी में। गिरिया का युद्ध कब, 1740 ईस्वी में। देखिए इनके पिताजी जो शुजाउद्दीन थे, उन्होंने बिहार में किसको सूबेदार बनाया था, बिहार में सूबेदार किसको बनाया था, अलीवर्दी खां को। और वही अलीवर्दी खां में गिरिया का युद्ध होता है। गिरिया का युद्ध किसके बीच, सरफराज और अलीवर्दी खां के बीच।
मतलब इनके पिता अली बर्दी खान को बिहार का सूबेदार बनाया। कब बनाया जो तो नहीं, लेकिन बट 1733 ईस्वी में अपने अधीन में कर लेता है सुजाउद्दीन बिहार को। उसके बाद अली बर्दी खां को बिहार का नवाब या बिहार का सूबेदार बनाया जाता। लेकिन यही 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध होता, जो कि सरफराज और अली बर्दी खां के बीच में होता है। और यहाँ पर सरफराज हार जाते हैं और जीतता है कौन, अली बर्दी खां। और इसके बाद चौथा शासक जो आएगा वो कौन आएगा, इसके बाद चौथा शासक अली बर्दी खां आएंगे। देखिए वो इस प्रकार भी क्वेश्चन आता है कि 1740 ईस्वी में इस समय जब गिरिया का युद्ध हुआ था तो दिल्ली के सल्तनत पर शासक कौन था, तो मुहम्मद शाह बादशाह कौन था, दिल्ली के सल्तनत। इसी समय दिल्ली के सल्तनत पर कौन था, मुहम्मद शाह। मतलब 1740 ईस्वी में दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठा था, मुहम्मद शाह। आगे पढ़ते हैं हम सब, अली बर्दी शाह। चौथा कौन, बंगाल का नवाब अब बनेगा अली बर्दी शाह। उन्हें देखिए तीन व्यक्ति खत्म हो गए, चौथा आ रहे हैं अब कौन, अली बर्दी शाह। चौथा कौन जी, अली बर्दी खां, अली बर्दी खां, जो कि ये बनेगा 1740 ईस्वी से 56 ईस्वी तक। 1740 से 1756 ईस्वी तक अली बर्दी खां रहते हैं। देखिए अब बोला जाएगा अली बर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना, तो बंगाल का नवाब बना कब, नवाब 1740 ईस्वी में। कौन युद्ध से जी, गिरिया युद्ध से बना। देखिए इसने 2 करोड़ रुपये में देकर, मतलब ये जो अली बर्दी खां है ना वो 2 करोड़ रुपया देता है, 2 करोड़ रुपया देता है दिल्ली सल्तनत के जो मुगल बादशाह रहते हैं उसे देकर अपने पद को अस्थाई बनाता है। मतलब 2 करोड़ रुपया देकर यह अपने पद को क्या बनाता है, अस्थाई पद बनाता है। जो कि ये 2 करोड़ रुपया किसे देते हैं, मुगल दरबार में जो कौन बैठा था, अभी बताए हैं कि 1740 ईस्वी में दिल्ली के सल्तनत पर कौन, मुहम्मद शाह। कौन, मुहम्मद शाह, उसे ही 2 करोड़ रुपया देकर ये अपने पद को अस्थाई पद बना देता है। देखिए कुछ दिन के बाद यह अली बर्दी खां है जो दिल्ली के जो सल्तनत पर रहते हैं उसे राजस्व नहीं भेजता है। मतलब अली बर्दी के शासन काल में ही मुगल दरबार से अली बर्दी जो खां बंगाल का जो ये रहता है वो राजस्व भेजना बंद कर देता है। सिर्फ नाम मात्रा में, क्या नाम मात्रा में यह बंगाल है जो दिल्ली सल्तनत का या मुगल दरबार का अधीन रहता है, सिर्फ नाम मात्रा में रहता नहीं, क्योंकि राजस्व देना बंद तो उनका अधीन भी खत्म हो गया। देखिए अली बर्दी खां ने, ये अली बर्दी खां है जो मराठों से अत्यधिक अंत तक 1751 ईस्वी में, देखिए मराठा से यह 1751 ईस्वी में संधि करता है। मराठा से क्या करता है, मराठा से संधि करता है कौन, अली बर्दी खां। मराठा से क्या करता है, संधि करता है अली बर्दी खां। जो कि अली बर्दी खां मराठा से संधि कर उड़ीसा के प्रांत को 12 लाख रुपए के वार्षिक चौस देने की बात पर स्वीकार कर लिया। मतलब यही 1751 में मराठा से संधि करता है। और यही मराठा से संधि में, इस संधि में होता है क्या, मराठों को उड़ीसा के प्रांत में कितना, 12 लाख रुपया, कितना लाख, 12 लाख रुपया में उस प्रांतों को क्या कर लेता, स्वीकार कर लेता है उड़ीसा के प्रांतों को, किससे, मराठों से। देखते हैं अली बर्दी खां का और कार्य कुछ जो कि आगे पढ़ते हैं। अली बर्दी खां के शासनकाल में ही दिल्ली सल्तनत से बंगाल का मात्र नाम मात्रा में अधीन रह जाता है। देखिए अली बर्दी खां ने यूरोपीय लोगों की तुलना में, मतलब यूरोपियों को बोला, मतलब अली बर्दी खां एक मुहावरा बोलता है क्या, यूरोपीय लोगों की तुलना में मधुमक्खी के छत्ते से किया। मतलब जो अली बर्दी खां है, जो यूरोपीय लोग थे ना, यूरोपीय कंपनी थी, इसकी तुलना उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते से किया। इसे
मधुमक्खी के छत्ते से किया, कि सिर्फ इससे क्या, मधुमक्खी के छत्ते, अर्थात इसका ये अर्थ क्या निकल रहा है कि सिर्फ यूरोपीय कंपनी से लाभ प्राप्त करना, क्या, यूरोपीय कंपनी से सिर्फ लाभ प्राप्त करना। तो यही क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि किस व्यक्ति ने यूरोपीय कंपनी को मधुमक्खी की छत्ते से तुलना किया, तो कौन, अलीवर्दी खां ने किया मधुमक्खी की छत्ते से तुलना। देखिए अलीवर्दी खां के 3 पुत्री रहती है, कितनी पुत्री जी, 3 पुत्री रहती है, 3 लड़कियां रहती है, जिसका एक का विवाह यह ढाका में करता है, एक का विवाह ढाका में किया और दूसरा का विवाह पूर्णिया में करता है, दूसरी की लड़की की विवाह अपनी पूर्णिमा में करती है और तीसरी लड़की के विवाह यह है जो पटना में करता है। मतलब 3 अलीवर्दी खां के 3 पुत्री, तीनों पुत्री का सबसे पहले की विवाह ढाका में, दूसरी की विवाह पूर्णिमा में और तीसरी लड़की की विवाह पटना में करता है। देखिए 1756 ईस्वी में, 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाता है। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की क्या हो गया, मृत्यु हो गया। तो देखिए अभी तक तो बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां, अगर इसकी मृत्यु हुई और इसकी 3 पुत्री, तो ये तीनों पुत्री के कोई एक बेटा, तीनों पुत्री की कोई एक बेटा ही बंगाल का नवाब बनेगा। जो कि देखते हैं लड़की, मतलब इसकी सबसे छोटी लड़की जिसकी विवाह वो पटना में करता है ना, उसी का पुत्र रहता है सिराजुद्दौला। जो पटना में जो तीसरी लड़की की विवाह करता है उसी का पुत्र कौन रहता है, सिराजुद्दौला। और 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला ही बंगाल का क्या, नवाब बनता है। तो 5वां नवाब बंगाल का कौन, सिराजुद्दौला। 5वां नवाब बंगाल का कौन, सिराजुद्दौला। देखते हैं 5वां नवाब बन गया सिराजुद्दौला, जो कि यह रहता है, सिराजुद्दौला रहता है 1756 से मात्र 1 साल, 1756 से 1757 ईस्वी। देखिए इसे 1 साल मात्र बंगाल का नवाब रहने का सबसे बड़ा कारण है कि इसके शत्रु बहुत ज्यादा रहते हैं। अलीवर्दी खां का, देखिए अभी क्वेश्चन ये पूछेगा अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी कौन, तो कौन, सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खां किसका उत्तराधिकारी था, अलीवर्दी खां किसका उत्तराधिकारी था, तो सरफराज खां का था। लेकिन सिराजुद्दौला किसका उत्तराधिकारी है, तो किसका, अलीवर्दी खां का, जो कि सिराजुद्दौला इसका कौन हुआ, तो आप कह सकते हैं कि इसकी तीसरी बेटी का पुत्र जिसका विवाह पटना में किया था उसी का बेटा कौन रहता है, सिराजुद्दौला, जो कि ये गद्दी पर बैठते हैं 1756 ईस्वी में। और कब तक, 1757 ईस्वी में। देखिए इनके अभी क्या बोले थे, इनके 3 शत्रु रहता है, 3 शत्रु। तो तीनों शत्रु में सबसे पहला इसका शत्रु रहता है कौन, शौकत जंग। और दूसरा इसका शत्रु रहता है उसकी मौसी। मतलब जाहिर सी बात है कि अलीवर्दी खां के 3 बेटियां थी, तो इसकी मौसी किन, सिराजुद्दौला, अर्थात कह सकते हैं अलीवर्दी खां की बेटी भी रहती है इसकी, जो कि शत्रु। और तीसरा शत्रु रहता अंग्रेज, कौन, अंग्रेज रहता है। देखिए ये शौकत जंग जो ये है ना, शौकत जंग, इसकी वह 1756 ईस्वी में ही मनिहार का युद्ध में इसे हत्या कर देता है। मनिहार का युद्ध में इसे तो हरा दिया, युद्ध में क्या कर दिया, हत्या कर दिया। मतलब शौकत जंग को 1756 ईस्वी में मनिहार का युद्ध में सिराजुद्दौला ने क्या कर दिया, हत्या कर दिया। अब बाकी बचा 2, उसकी मौसी और एक कौन, अंग्रेज बचा। जो कि देखते हैं कि फिर क्या होता है सिराजुद्दौला के साथ। 3 दुश्मन तो इसका पढ़ लिए, 3 शत्रु तो पढ़ लिए। अब देखिए होता है क्या, 1756 ईस्वी में, 1756 ईस्वी में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध होता है। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध, यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध होता है। इसे ही भारतीय इतिहास, और इस समय जो सप्तवर्षीय युद्ध जो होता है इसी 1756 ईस्वी में ही इसे ही बोला जाता है तीसरा कर्नाटक का युद्ध। तीसरा कर्नाटक का युद्ध जो कि ये होता है, इसी युद्ध को ही तीसरा कर्नाटक का युद्ध कह सकते हैं। तीसरा कर्नाटक
का युद्ध। और तीसरा कर्नाटक का युद्ध हम आपको पिछले ही क्लास में बताए हैं, कब 1756 से 63 ईस्वी तक के 7 वर्ष का युद्ध हुआ ना जी, और इसीलिए इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। 56 से 63 क्या वर्ष, 7 वर्ष, और इसे ही बोला जाता है यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध। तीसरे कर्नाटक युद्ध को ही यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध बोला जाता है। देखिए तो युद्ध वहाँ यूरोप सप्तवर्षीय युद्ध 1756 ईस्वी में, इसी युद्ध के कारण, जो सप्तवर्षीय युद्ध के कारण ही फ्रांसीसी ने चंद्रनगर, मतलब जो फ्रांसीसी कंपनियां थी, फ्रांसीसी कंपनियां और दूसरा अंग्रेजी कंपनियां, 2 ही कंपनियां थी इस समय भारत में था। और देखिए तो फ्रांसीसी कंपनियां है जो चंद्रनगर, कौन, चंद्रनगर, और अंग्रेजी कंपनियां कलकत्ता। अब ये दोनों चाहता है कि ये चंद्रनगर में और ये कलकत्ता में क्या करे, ये दोनों जगह पर किला बंदी करे, किला बंदी करे। 1756 ईस्वी, मतलब जब यूरोप में सप्तवर्षीय या कर्नाटक का तीसरा युद्ध हो रहा था, तभी फ्रांसीसी कंपनियों ने चंद्रनगर में चाहा कि हम किला बंदी करें, अंग्रेजी कंपनियां चाहता था कि हम कलकत्ता में किला बंदी करें। और देखिए अब यही किला बंदी, और इसी किला बंदी के कारण देखिए नवाब जो है, कौन, सिराजुद्दौला, वो मना करता है दोनों को किला बंदी करने के लिए। सिराजुद्दौला जो है किला बंदी के लिए मना करता है, जो कि फ्रांसीसी कंपनियां मान जाती है, लेकिन अंग्रेजी कंपनियां किला बंदी पर रोक नहीं लगाता, ये करता ही जाता है। देखिए यही है, जब अंग्रेजी कंपनियां कलकत्ता पर, अब जब कलकत्ता में किला बंदी करेगा तो इसके कारण ही एक घटना घटती है। जब अगर नहीं मानता है तो सिराजुद्दौला अंग्रेजों की जो रहते हैं उस पर अटैक करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। सिराजुद्दौला जो कि अंग्रेजी कंपनियां जो रहता है उस पर अटैक करना, क्योंकि उसका बात तो माना नहीं। अंग्रेजी कंपनियां चाहता था कि हम क्या करें, कलकत्ता को किला बंदी करें, और वहां का जो नवाब सिराजुद्दौला था उसे मना कर दिया किला बंदी करने के लिए। देखिए जब मना करता है तो क्या होता है, अंग्रेजी कंपनियां नहीं मानती है, अंग्रेजी कंपनियां क्या है, नहीं माना, मतलब ये बोला कि हम किला बंदी करेंगे ही करेंगे। तो नहीं मानने के कारण यहाँ 2 घटना घटती है। तो सबसे पहले 4 जून 1756 ईस्वी को, 4 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला जो कि कासिम बाजार अंग्रेज के ही हाथों में रहता है, इस पर अटैक करता है। कासिम बाजार पर क्या करता है, अटैक करता है। और कासिम बाजार पर अटैक करने के बाद वो अपने आक्रमण कर अपने अधिकार में कर लेता है, कौन, सिराजुद्दौला। तो आपसे बोला जाएगा कि कासिम बाजार को सिराजुद्दौला ने अपने अधिकार में कब किया, तो 4 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार को अपने हाथों में कर लिया। देखिए पहला काम। फिर पुनः 4 जून के बाद 15 जून, 4 जून के बाद 15 जून को यह कलकत्ता पर आक्रमण करता है। कहाँ करता है, कलकत्ता पर आक्रमण करता है। जो कि आक्रमण मतलब जैसे कलकत्ता पर आक्रमण, कलकत्ता अभी किनके, मतलब कलकत्ता में किनका सत्ता चल रहा था, जैसे अंग्रेजी कंपनियां का कलकत्ता में ही किला बंदी करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने 15 जून 1756 ईस्वी को कलकत्ता पर क्या करता, अटैक करता है, और कलकत्ता को 5 दिन तक के घेर कर रखता है। कितने दिन तक, 5 दिन तक के घेर के रखता है। तो 15/5 अर्थात 20 जून 1756 ईस्वी को करता है क्या, फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लेता है। जो कि फोर्ट विलियम, जो हम पहले ही बताए थे कि फोर्ट विलियम कलकत्ता में स्थित है, इस पर सिराजुद्दौला क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तो कासिम बाजार पर 4 जून के, और फोर्ट विलियम के जो किला है उस पर अधिकार 20 जून के। देखिए ये फोर्ट विलियम, इसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं पिछले वीडियो में। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है, कलकत्ता में स्थित है। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है, कलकत्ता में। इसी फोर्ट विलियम में प्रथम प्रेसिडेंस बनाया जाता है, किसको, सर चांसलर आयर को। सर चांसलर आयर को कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंस बनाया गया था। इसकी राजधानी देखिए, ये कलकत्ता है, वो राजधानी कब से कब तक रहता है, 1774 से 1911 ईस्वी तक।
जैसे कि राजधानी, हमारी राजधानी कितने 3 जगह ट्रांसफर हुई थी। जैसे कलकत्ता का राजधानी 1774 से 11 तक रहता। बोला जाता है कि एक दिन इलाहाबाद को भी राजधानी बनाया जाता है, उसके बाद 11 में राजधानी दिल्ली कर दिया जाता है। तो यही फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कलकत्ता में ही स्थित है। अभी देखिए कलकत्ता की बात आई तो कलकत्ता नगर की स्थापना किसने किया? जॉब चारनोक ने किया। किसने? जॉब चारनोक ने किया, जो कि कब किया? 1690 ईस्वी में। 1690 ईस्वी में जॉब चारनोक ने किसकी? कलकत्ता की स्थापना करता है। देखिए यही 20 जून 1756 ईस्वी को 20 जून 1756 ईस्वी को ही एक घटना घटता है जिसे बोला जाता है ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल की घटना। इस ब्लैक होल की घटना में होता है क्या? जो अंग्रेजी व्यक्ति जो रहते हैं उसे 146 अंग्रेजों को सिराजुद्दौला एक कमरे में बंद कर देता है। उस कमरे की लंबाई कितना रहता है? 18 फीट। 18 फीट और 18 फीट लंबा और 14 फीट 10 सेंटीमीटर, 14 फीट 10 सेंटीमीटर चौड़ा रहता है। इसी कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर देता है और अगले दिन इसमें से मात्र 23 अंग्रेज ही जिंदा बचते हैं। बाकी के 123 अंग्रेज की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसे ही बोला जाता है ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना। देखिए ये घटना घटा कि अब अंग्रेजों लोगों का पारा चढ़ जाता है। अब अंग्रेजों लोगों का पारा चढ़ जाता है और सिराजुद्दौला की उल्टी गिनती इसमें यहाँ के बाद ही क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है और अंग्रेजी कंपनियां का जो अधिप्रस्थ रहता है वो बढ़ता चला जाता है। अब देखिए 123 व्यक्ति के मृत्यु हो गया जी। अंग्रेज 123 अंग्रेज मारे गए। 123 अंग्रेज क्या हो गए? मारे गए। कौन सी घटना में? ब्लैक होल की घटना में। आगे देखते हैं फिर होता है क्या? ब्लैक होल की घटना के बाद अभी जैसे ब्लैक होल की घटना घट गया, उसके बाद जो अंग्रेजी कंपनियां अभी भारत में तो बहुत सारे जगह अपनी फैक्ट्री की स्थापना कर चुका है। इसी ब्लैक होल की घटना में जब अंग्रेजों को पता चलता है कि कलकत्ता में 123 अंग्रेजों की हत्या हो गई, इसी के कारण प्लासी का युद्ध होता है। इसी के कारण कौन सी युद्ध? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध होता है। इसी के कारण प्लासी का युद्ध। तो देख लीजिए ब्लैक होल की घटना 1756, तो प्लासी का युद्ध कब? 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, जो कि देखिए ये करता है कौन? तो एक तरफ तो कौन रहेगा? बंगाल का नवाब कौन? सिराजुद्दौला। और दूसरी तरफ अंग्रेज रहेंगे। दूसरी तरफ कौन रहेगा? अंग्रेज। लेकिन अब अंग्रेज में कौन रहते हैं? अंग्रेज में रहता है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। दूसरी तरफ अंग्रेज में कौन रहते हैं? रॉबर्ट क्लाइव। और यही इसी पे देखिए ये प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला हार जाता है। हारने का सबसे बड़ा कारण मतलब प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला क्या हो गया? हार गया। हारने का सबसे बड़ा कारण, हार का सबसे बड़ा कारण जो इसका है वो है मीर जाफर की धोखाधड़ी। मतलब मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला का ही एक सेनापति रहता या सेना रहते हैं, कह सकते हैं मीर जाफर। मीर जाफर। और इसलिए यही जो है युद्ध के मैदान में ही सिराजुद्दौला का धोखा दे देता है और सिराजुद्दौला 1757 में क्या हो जाते हैं? प्लासी में हार जाते हैं। और इसके बाद जैसे ये हारते हैं तो सिराजुद्दौला फिर प्लासी से भागना शुरू कर देता है और भागते भागते पटना पहुंच जाता है। बोला जाता है कि सिराजुद्दौला भागते भागते पटना पहुंच जाता है, जो कि मीर जाफर के पुत्र उस समय पटना में ही रहता है, जो कि सिराजुद्दौला की क्या कर देती है? हत्या कर देते हैं। सिराजुद्दौला के हत्या के बाद अब सिराजुद्दौला के हत्या के बाद बंगाल का नवाब बनेगा मीर जाफर। अगला नवाब कौन बना? मीर जाफर। देखिए मीर जाफर अब बंगाल का नवाब कौन बन गया? बनेगा यहाँ के बाद मीर जाफर बनेंगे। देखिए मीर जाफर 1757 ईस्वी में। कब? मीर जाफर। अगला नवाब कौन? मीर जाफर।
मीर जाफर जो कि रहेगा 1757 ईस्वी से मात्र 1760 ईस्वी तक। मीर जाफर 1760 ईस्वी तक। देखिए मीर जाफर को तो बंगाल का नवाब बना दिया गया, लेकिन अंग्रेजी कंपनियां अपने अधीन मतलब अपने अधीन में रहते हुए मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। लेकिन मीर जाफर है वो अपनी राजधानी ढाका से बदलकर, पहले कहाँ राजधानी था, ढाका था, जो कि ढाका से राजधानी बदलकर अपनी राजधानी को कहाँ, ढाका से बदलकर मुर्शिद कुली खां, जैसे मुर्शिद कुली खां अपने ये राजधानी, जो मीर जाफर है वो अपनी राजधानी को मुंगेर कर देता है। कहाँ कर देता है, मुंगेर कर देता है। देखिए बंगाल के नवाब में राजधानी 3 बार परिवर्तन होता। सबसे पहला राजधानी ढाका, आप देख लीजिए, दूसरा बात मुर्शिदाबाद, कहाँ, मुर्शिदाबाद, और तीसरा राजधानी मुंगेर। अभी देखिए ये ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी करता है कौन, मुर्शिद कुली खां। कौन, मुर्शिद कुली खां। और मुर्शिदाबाद से मुंगेर करता है कौन, मीर जाफर। तो इस प्रकार 3 राजधानियां बंगाल का चेंज होता है, जो कि आगे पढ़ेंगे। देखिए अभी 1760 ईस्वी में मीर जाफर को हटा दिया जाता है और इसके बाद लाया जाता है मीर कासिम को। अगला नवाब बनाया जाता है मीर कासिम को। मीर जाफर के बाद बंगाल का नवाब कौन बनेगा, मीर कासिम। देखिए अब मीर कासिम के बारे में देखते हैं कि क्या होता है। मीर कासिम, देखिए मीर कासिम के समय में ही 1764 ईस्वी में, मीर कासिम के समय में ही 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, कब, तो 1764 ईस्वी में ही कौन युद्ध, बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध होगा किसके किसके बीच में, तो बंगाल का नवाब कौन, कौन है जी, बंगाल का नवाब कौन बनाया गया, मीर कासिम को। मीर कासिम और जो कि अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, अवध का नवाब, देखिए मगध नहीं, अवध का नवाब, कहाँ का जी, अवध का। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार बोला जाएगा कि 1764 में बक्सर के युद्ध में कैसे कैसे युद्ध हुआ था। तो सबसे पहले एगो अंग्रेज, कौन, अंग्रेज, और दूसरा मीर कासिम, और तीसरा कौन, अवध के नवाब, अवध के नवाब। तो अवध के नवाब उस समय कौन था, जो देख लीजिए, शुजा-उद-दौला, और तीसरा रहता है कौन, मुगल सम्राट, जो कि उस समय का मुगल सम्राट कौन रहता है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ये शाह आलम द्वितीय। तो यह देख लीजिए, ये तीनों रहेगा एक पट्टी और अंग्रेज रहेंगे एक पट्टी। देखिए इसमें जो कि अंग्रेज, यहाँ पर बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता है कौन, हेक्टर मुनरो। मतलब क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि प्लासी के युद्ध में सेना का नेतृत्व कौन किया था, रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन 1764 में जो बक्सर का युद्ध होता है उसमें सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया जाता है। कौन करता है, हेक्टर मुनरो के द्वारा। देखिए होता है क्या, इस बक्सर के युद्ध में मीर कासिम जो कि भागकर दिल्ली के तरफ जाने लगते हैं, किधर, दिल्ली के तरफ भागकर जाने लगते हैं, लेकिन इसका हत्या कर दिया जाता है। और किसके द्वारा, हेक्टर मुनरो के द्वारा मीर कासिम को हत्या कर दिया गया। कब, 64 में तो युद्ध हुआ, तो मीर कासिम की इसकी हत्या कब, 1765 ईस्वी में। अब देखिए मीर कासिम तो मर गया, बचा कौन, अवध का नवाब और मुगल सम्राट। और यही दोनों से हेक्टर मुनरो है, जो ये दोनों से अलग अलग 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा इलाहाबाद की संधि कब, 1765 ईस्वी में, किनके बीच में हुआ। तो इलाहाबाद में 2 संधि होता है, जो कि पहला अवध के नवाब और दूसरा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के दोनों अलग अलग संधि किया जाता है। इसी संधि में बोला जाता है कि हेक्टर मुनरो के द्वारा मुगल जो सम्राट शाह आलम द्वितीय रहते हैं, कुछ पैसे वार्षिक रूप से कुछ पैसे देने का बात करते हैं, कुछ दिन तक देता है, लेकिन फिर उसके बाद क्या कर देता है, बंद कर देता है।
तो अब देखिए इसे तो क्या हो गया, दोनों से संधि होता है, दोनों से संधि होने के बाद कुछ पैसे में देकर या व्यापार करने में, क्या व्यापार करने का अपनी सत्ता का योगदान दे लेता है कि नहीं, अब चलिए व्यापार करेंगे, आपको हम प्रति वर्ष इतने रुपये कुछ रुपये देंगे। और जब कुछ पैसे की बात हो जाती है तो अंग्रेजी कंपनियां अब देख लीजिए कि पूरे में विस्तृत कहाँ कहाँ फैल गया, बंगाल तक फैल गए, उधर इलाहाबाद संधि, बक्सर, अवध पर राज हो गया, अवध के क्षेत्रों पर हो गए, इधर बिहार में हो गए, उड़ीसा में हो गया, मुगल में तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि मुगल दरबार में तो बैठा ही रहेगा वहाँ पे शाह आलम द्वितीय, कुछ पैसे देने की बात, लेकिन बोल सकते हैं कि बंगाल, उड़ीसा और बिहार ये तीनों पर अब राज चलेगा किनका, अंग्रेज का। और यही तीनों पर बक्सर के युद्ध के बाद ही अंग्रेजों का जो कि सत्ता, या आप बोल सकते हैं कि वो बंगाल का यहीं के बाद बंगाल का एक गवर्नर जनरल बनाएगा, और यहाँ के बाद अंग्रेजी कंपनियां का भारत में धीरे धीरे विस्तृत होना चालू हो जाएगा। बोला जाता है, क्वेश्चन एक यहाँ से उठता है कि किस युद्ध के बाद भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुता स्थापित हुआ, किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने या ब्रिटिश को भारत में विस्तृत वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुता ये हुआ स्थापना, तो कौन युद्ध, बक्सर युद्ध। अगले में हम सब पढ़ेंगे कि अब जब यहाँ हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध बन गया, बंगाल का गवर्नर जनरल, किस प्रकार गवर्नर जनरल, वायसराय इत्यादि चीज़ों को अगले वीडियो में हम सब पढ़ना चालू करेंगे। आज इतना तक ही।